हेलो डियर, आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 22 है। और पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दो वेक्टर तुम्हारा क्या होता है, डॉट होने के बाद उन दोनों के बीच में वो तुम्हारा क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी कन्वर्ट में हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस होता है तो जो फाइनल क्वांटिटी जो मिलता है, यानी कि जो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे भी एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो तो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। इसे हम लोग वेक्टर बी बोले। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से करते हैं, है ना। इट इज डिनोटेड एज वेक्टर ए क्रॉस विथ वेक्टर बी, है ना। ए को बी के साथ हम लोग क्रॉस कर देते हैं, और ये तुम्हारा क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट और टू वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे हम लोग और क्या बोलते हैं कि ये खुद एक वेक्टर है। तो इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंबॉलिकली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट दिखाते हैं। एक बीच में क्रॉस का सिंबल देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस विथ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि तुम्हारा इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होगा। जबकि क्रॉस के बदला अगर डॉट दिखाते थे, ठीक है ना, तो डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, वो स्केलर क्वांटिटी होता था, उसके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू था, है ना, उसके पास डायरेक्शन नहीं था स्केलर क्वांटिटी के पास। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट के बाद जो क्वांटिटी जो आता है, नया क्वांटिटी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, ये क्या होता है, ये खुद एक वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है। तो मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुम्हारा क्या, इसके पास डायरेक्शन भी है इनटू एन कैप, क्योंकि ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए बी साइन थीटा। तो देखो, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों पॉजिटिव है। और दो वेक्टर के बीच में एंगल ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है, एंगल ऑलवेज जो होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि, और हम लोग साइन का वैल्यू जानते हैं कि 0 से 180 डिग्री के लिए साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पूरा क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। और एन कैप क्या हो गया, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, है ना। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन में ये कहा गया है कि ये जो यूनिट वेक्टर है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो तुम्हारा मिला, एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जो क्वांटिटी मिला, ये जो एन कैप जो है वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो यहां पे लिखो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा। ठीक है। और एन कैप क्या है, एन कैप तुम्हारा इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है। एंड
एन कैप इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विच इज, यानी कि ये क्या है, या बोल सकते हो इट इज परपेंडिकुलर। ये जो एन कैप हो गया, कहने का मतलब कौन, एन कैप, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये है डिफिनीशन में ये कहा गया कि जो तुम्हारा नया जो वेक्टर मिलता है एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के बाद, ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर ए है ना और वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि ए बी मिलके जो प्लेन बना रहा है, तो ए बी तुम्हारा कहाँ पे, बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है ये दोनों लाइन ना। इसका मतलब ये दोनों मिलके कौन सा प्लेन बनाएगा, बोर्ड का प्लेन बनाएगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो देखो तो पहला वेक्टर कौन है, ए है, और दूसरा वेक्टर कौन है, बी है। तो ए क्रॉस बी, पाम को इस तरह से रखो, ठीक है ना, कि ए और बी मिलके जो प्लेन बना रहा है, ए और बी मिलके जो प्लेन बना रहा है, पाम का प्लेन उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर। और फर्स्ट वेक्टर के अलोंग इसको रखो, और थंब जो होना चाहिए ये इस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, 90 डिग्री बनाना चाहिए इस फिंगर से, ठीक है ना, ठीक है। इंडेक्स फिंगर से ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से पाम को अगर प्लेस करते हैं, पहला वेक्टर ए है तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ इसको टर्न करो पाम को, ठीक है ना। तो थंब देखो तो हमेशा किधर है, थंब हमेशा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जब ए पे था तो भी परपेंडिकुलर है, अब बी पे पहुंचा तो भी, अब ये तुम्हारा क्या, पहले ए के परपेंडिकुलर है, और जब ये रोटेट करते हो बी तक पहुंचा तो ये बी के भी परपेंडिकुलर है। तो केवल ए और बी के ही परपेंडिकुलर नहीं है, थ्रू आउट ड्यूरिंग रोटेशन, पूरा रोटेशन के समय इस प्लेन में जो भी लाइन है ये सब के परपेंडिकुलर है। प्लेन में ये भी लाइन है, प्लेन में ये भी लाइन, प्लेन में इधर भी लाइन, प्लेन में तो इनफाइनाइट लाइन होगा। तो ये हमेशा क्या हो गया, थंब जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन जो होता है वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वेक्टर ए और बी दोनों मिलकर जो प्लेन बना रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कौन, ए क्रॉस बी, यानी कि एन कैप। दैट इज it is perpendicular to the plane formed with वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से जो प्लेन फॉर्म होगा, जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कौन, एन कैप, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका मतलब कि जो तुम्हारा ए क्रॉस बी को जब क्रॉस प्रोडक्ट करते तो उससे जो नया क्वांटिटी, क्या नया क्वांटिटी मिला, तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही नया क्वांटिटी है। और दिस न्यू क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर ए और बी। वेक्टर ए और बी जो प्लेन फॉर्म कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जाएंगे तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमोगे तो थंब बाहर की तरफ होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, बोर्ड के बाहर की तरफ होगा, ए क्रॉस बी का। और यही कोई क्लॉकवाइज सेंस में घूमे, अगर बी क्रॉस ए करे तो बी से ए की तरफ जाना होगा तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे, और जब क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे तो थंब अंदर की तरफ होगा। देखो पाम को ऐसे रखोगे तो थंब अंदर जा रहा है, और इसको ऐसे घुमाओगे तो थंब हमेशा बोर्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। तो क्लॉकवाइज सेंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस का डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ये हमेशा याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस है ना, यानी कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ, और हम लोग इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर, ठीक है ना, यानी कि
आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। अब वही अगर क्लॉकवाइज सेंस में अगर कोई बी क्रॉस ए करे तो बी से ए की तरफ करे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस फिगर के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी करेंगे तो ये चीज मिलेगा। लेकिन अगर कोई बी क्रॉस ए करेगा, यानी कि बी क्रॉस ए, तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमना होगा, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन जो हो जाएगा उस केस में इनवर्ट्स हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है और क्लॉकवाइज सेंस का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे कि ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी को, दो वेक्टर को एडजेसेंट साइड लेते हुए अगर हम लोग एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो इन दोनों का एडजेसेंट साइड लेते हुए एक पैरेललोग्राम बना लो। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। तो देखो यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाले वेक्टर बी के हेड से, ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर साइड कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड जो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो पैरेललोग्राम का हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ अ साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। तो लेंथ ऑफ साइड ये है और ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस मेरा कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो एरिया पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। और इसका देखो तो यानी कि इसका जो एरिया पैरेललोग्राम का ए बी साइन थीटा और ए क्रॉस बी अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर है, ए क्रॉस बी, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहे हैं, आउटवर्ड है और डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो इस एरिया का डायरेक्शन यानी कि तुम्हारा किधर है, बाहर की तरफ है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का तुम्हारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, जितना प्लेन में तुम्हारा क्या होता है, अपने बाउंड्री के अंदर जितना तुम्हारा एरिया इनक्लोज करता है, अपने बाउंड्री के अंदर जितना रीजन को इनक्लोज करता है, वो रीजन ही उसका क्या होता है, बाउंड्री के अंदर का रीजन एरिया होता है। और उसका एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, तो प्लेन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल के लॉन्ग होता है। दो नॉर्मल है, एक ऊपर की तरफ है और एक नॉर्मल किधर है, नीचे की तरफ है। क्योंकि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक बाहर भी आएगा और अंदर भी जाएगा। तो कौन सा तुम्हारा नॉर्मल पॉजिटिव है, तो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो बाहर वाला नॉर्मल, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर टर्न कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं
तो इधर बाहर वाला नॉर्मल पॉजिटिव है, और कोई बी क्रॉस ए करेगा तो उस एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा अगर क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो, ठीक है ना। तो लिखो इट रिप्रेजेंट द वेक्टर एरिया of a parallelogram having the vectors a and b having the vectors vector a and vector b as its adjacent side, as its adjacent sides। तो वेक्टर ए और बी को एडजेसेंट साइड लेते हुए एक पैरालोग्राम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस पैरालोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या होता है, या यहाँ पे लिख लो ए क्रॉस बी, यानी कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों वेक्टर को अगर एडजेसेंट साइड लेते हुए एक पैरालोग्राम अगर कंस्ट्रक्ट कर ले तो ए क्रॉस बी उस पैरालोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यही इसका तुम्हारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया जो मेरा है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कि मैग्नीट्यूड जो तुम्हारा हो गया ये कितना हो गया, ए बी साइन थीटा हो गया इस पैरालोग्राम का, और डायरेक्शन की तरफ ए से बी अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, और बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं तो एरिया का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, यानी कि क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, ठीक है ना। तो किसी भी एरिया का तुम्हारा क्या होता है, एक अगर प्लेन एरिया का जो डायरेक्शन जो होता है उसका नॉर्मल होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखें। प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा है, तब यहां पे जब तुम जाके ए क्रॉस बी करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी जब करेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इनटू डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का किधर, बाहर की तरफ है, और बाहर कौन है मेरा, एन कैप है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन कैप, ठीक ना। नाउ अब हम लोग बी क्रॉस ए निकालें, तो बताओ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा कितना हो गया, बी इंटू ए साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया क्योंकि ए बी के बीच में एंगल थीटा है, बी का मैग्नीट्यूड पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो ये केवल आगे पीछे है, तो ये तो पूरा क्वांटिटी ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, तो ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा सेम है। डायरेक्शन किधर, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ जैसे कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन अगर आई कैप होता है तो उसका उल्टा क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन माइनस आई कैप। तो तुम्हारा क्या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ एन कैप वेक्टर है, तो अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, तो अंदर यानी कि क्रॉस क्या अंदर यूनिट जो वेक्टर होगा उसे क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप। तो बी क्रॉस ए कर रहे तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा माइनस एन कैप। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए बी साइन थीटा एन कैप तो ए क्रॉस बी है,
यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, ये ए क्रॉस बी, ठीक है। अब बाहर ये तुम्हारा क्या माइनस सिंबल है, यानी कि क्या हो गया, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस ए जो होता है वो वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर नहीं होता है, वो कितना माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है ना। दैट इज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है ना। दिस मीन्स यानी कि दिस इंप्लाइज दैट, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू कितना के बी क्रॉस ए, दोनों बराबर नहीं होता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, बीच में नेगेटिव साइन लाएंगे तब जाके दोनों इक्वलिटी होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, दोनों एक दूसरे का इक्वल वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। हेंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors is not कम्यूटेटिव, यानी कि दोनों कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है कितना के बी क्रॉस ए के, ठीक है। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखें इसका। सेकंड, it is distributive, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुम्हारा क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर इसे हम लोग क्रॉस कर दे वेक्टर सी से, अगर ये है तो अगर इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, पहले दो वेक्टर को ऐड करो ए और बी का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसके बाद उसको क्या करो, क्रॉस कर दो। तो ये क्या बोलता है कि जरूरी नहीं कि पहले दोनों का रिजल्टेंट निकालो और उसके बाद क्रॉस करो रिजल्टेंट को, है ना, थर्ड वेक्टर के साथ। ये बोलता है कि पहले तुम वेक्टर ए और थर्ड वेक्टर को क्रॉस कर दो और फिर उसी तरह से वेक्टर बी और थर्ड वेक्टर को क्रॉस कर दो
और इन दोनों को फिर ऐड कर दो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट होगा वही राइट हैंड साइड का रिजल्ट होगा। यानी कि तुम्हारा क्या होता है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब दो हम लोग क्या देखते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा। तो देखो तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, या यानी कि दोनों पैरेलल है, या दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री यानी कि दोनों एंटी पैरेलल हो, तो दोनों ही केस में तुम्हारा होता क्या है कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि ए मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, तो या तो थीटा 0 हो तो भी साइन थीटा 0, या 180 डिग्री हो तो भी साइन थीटा 0, है ना। तो यानी कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट, दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम्हारा क्या है, अगर 0 है, तो वो दोनों वेक्टर या तो एक दूसरे के पैरेलल होगा या एक दूसरे का क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो टू नॉन जीरो वेक्टर्स, थर्ड हो गया टू नॉन जीरो, कहना मतलब दोनों वेक्टर का, दोनों में से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं 0 है। अगर दोनों में से किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तब उस कंडीशन में दोनों पैरेलल हो चाहे ना हो, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है ना। तो दो नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए तुम्हारा क्या हो गया, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। If their cross product is 0, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। यानी कि डेट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, किसके लिए, फॉर टू नॉन जीरो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों क्या है, या तो एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। फोर्थ, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए, फॉर ऑर्थोट्राइड यूनिट वेक्टर्स आई जे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। देखो ये ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड है, इधर हो गया ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लिया है, इसे बाई एक्सिस मान लिए हैं, ऐसे जेड एक्सिस मान लिए। यानी बाई जेड प्लेन मेरा कौन सा हो गया, बोर्ड का प्लेन हो गया, और एक्स एक्सिस क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऑरिजिन सीधा बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप, है ना। बाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, जे कैप, और के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, के कैप। तो ये तीनों का देखो तो यूनिट वेक्टर का हेड मिला दिए। यहाँ पे कौन है, एक्स के अलॉन्ग है आई कैप, बाई के अलॉन्ग तुम्हारा कौन है, जे कैप, और इसके अलॉन्ग तुम्हारा कौन है, के कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो आई कैप आई
ये क्या हो जाएगा, तो दोनों पैरेलल वेक्टर हो गया ना, दोनों एक्स एक्सिस की ओर है, तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। सिमिलरली जे कैप जे, ये भी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली के कैप के, ये भी दोनों पैरेलल हो गया एक दूसरे का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट करें एंड अगर आई क्रॉस जे करें, देखो तो यहां पे देखो तो आई क्रॉस जे करो, तो आई क्रॉस जे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसका मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना, इनटू जे का मैग्नीट्यूड ए भी 1, और दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा, तो कितना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्या हो गया, एक्स एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है ना, तो वाई एक्सिस से एंगल 90 डिग्री या जेड से भी 90, एक्चुअली तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री बनाता है ना, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया डायरेक्शन क्या, तो डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो गया, अब एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, तो पाम को ऐसे रखो बाहर की तरफ, देखो देखो यहां पे इसको तुम क्या रखो, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, तो इधर आई कैप है, तो फर्स्ट वेक्टर आई है, सेकंड वेक्टर जो है, तो आई पाम को तुम्हारा क्या हो गया, तो आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर कौन सा प्लेन बना रहा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्या बोले थे कि दो वेक्टर मिलकर जो प्लेन बनाता है, पाम को उसके परपेंडिकुलर रखो, इसका परपेंडिकुलर ऐसे रखे थम एक्स एक्सिस की ओर, देखो इधर, और इसको यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ ले जा रहे, तो थम हमेशा किधर रोटेट करते समय, तो आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो थम का डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि जेड, यानी पॉजिटिव तुम्हारा जेड की तरफ है, यानी कि इसका डायरेक्शन कौन देगा, के कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के कैप, के कैप, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया, चूंकि ये भी 1 ये भी 1 है, ये भी 1, ये तो पूरा 1 हो गया, यानी कि के कैप हो गया। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, ये होता है के कैप होता है। उसी तरह से आसानी से देख सकते हो कि अब जे क्रॉस देखो, ये वाई एक्सिस है, इधर तुम्हारा कौन है, जेड एक्सिस, तो जे क्रॉस वाई एक्सिस, यानी कि तुम्हारा क्या, इन दोनों का प्लेन मिलकर वर्टिकल प्लेन बनाएंगे, तो उसका परपेंडिकुलर पाम को रखे, और तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर जे से के की तरफ आए, तो थंब हमेशा किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, बाहर की तरफ है, वाई क्रॉस जे बाहर की तरफ आ रहा है। तो यानी कि देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा कि जे क्रॉस के, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। उसी तरह से यहां पे देखो, ऊपर है जेड एक्सिस और इधर है तुम्हारा कौन, एक्स एक्सिस, तो के क्रॉस आई करें, के क्रॉस आई, देखो के पहले पाम रखे दो तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग, इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग किधर, सेकंड वेक्टर की तरफ, यानी कि के क्रॉस आई, तो थंब हमेशा किधर है, थंब हमेशा वाई एक्सिस की तरफ है, के क्रॉस आई थंब वाई एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब के क्रॉस आई का डायरेक्शन कौन है, जे। तो उसी तरह से के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, देखो इसे याद रखना ज़्यादा आसान है, इसको ऐसे क्या करो, ये तो 3D फिगर है, लेकिन इसे एक सर्कल पे अरेंज कर लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, पहले इधर आई कैप, उसके एंटी क्लॉकवाइज जे कैप, उसके एंटी क्लॉकवाइज के कैप। जब तीनों वेक्टर को सर्कल पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आई जे के ऐसे अरेंज कर लोगे, तो देखो पहला से दूसरा आई क्रॉस जे, तीसरा मिलेगा के कैप, आई क्रॉस जे, तीसरा मिलेगा के कैप। उसी तरह से जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सर्कल पे, तो ये मिलेगा आई कैप, जे क्रॉस के क्या मिलेगा, आई कैप,
और फिर के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इधर तीसरा वाला क्या मिला, जे कैप। अब यहां से देखो, अब वही क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। तो अगर आई क्रॉस जे तुम्हें मिला के वेक्टर, तो जे क्रॉस आई इधर चलोगे तो जे क्रॉस आई ये मिल जाएगा माइनस के कैप। तो जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज जाओगे तो तीसरा वेक्टर माइनस साइन के साथ लेना है। उसी तरह से के क्रॉस जे जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो तीसरा वेक्टर माइनस साइन के साथ लेना है। तुम्हारा कितना, के क्रॉस जे क्या लिखोगे, माइनस आई कैप। ठीक है, फिर तुम आई क्रॉस के, अगर ये क्लॉकवाइज देखो आई क्रॉस के क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे तो तीसरा वेक्टर माइनस जे कैप लिखना है। तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप लिखना है। बड़ा आसान है, याद रखना, सर्कल पे अरेंज कर लोगे आई जे के तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, और के क्रॉस आई तो जे मिलेगा। वही क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उल्टा, जे क्रॉस के माइनस आई देगा, जे क्रॉस आई माइनस के देगा, आई क्रॉस के माइनस जे देगा। ठीक है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड्स के लिए हो गया। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि जब कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर्स होगा तो उसको हम लोग कैसे उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर, इफ वेक्टर ए इक्वल्स, इसका एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, वाई कंपोनेंट है ए वाई और जेड कंपोनेंट है ए के, एंड वेक्टर बी इक्वल्स, एक्स कंपोनेंट है बी एक्स, वाई कंपोनेंट है बी वाई और जेड कंपोनेंट है बी जेड, देन तब हम लोग ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो देखो डिटर्मिनांट का यूज करेंगे, है ना। डिटर्मिनांट तुम लोग अलजेब्रा में पढ़ोगे और वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ोगे। अभी केवल हम ये सिखा देंगे कि डिटर्मिनांट के फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं वेक्टर को और उसको कैसे एक्सपैंड करते हैं हम लोग। ठीक है ना। देखो, तो जब दो वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में उसे एक्सपैंड करना हो, पहला वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो डिटर्मिनांट के फर्स्ट रो में, है ना, हम लोग यूनिट वेक्टर्स को लिख देते हैं आई, उसके बाद जे और उसके बाद के। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का देखो आई का कोफिशिएंट कितना है, ए एक्स, तो यहाँ पे लिख दिए ए एक्स। सेकंड वेक्टर का तुम्हारा, सॉरी फर्स्ट वेक्टर का आई का कोफिशिएंट कितना है, ए एक्स है, तो ए एक्स आई के नीचे, और जे का ए वाई है तो वो जे के नीचे, और के का ए जेड है तो वो जेड के नीचे। अब सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट, इसका एक्स कॉम्पोनेंट वी एक्स है
यानी आई का कोफिशिएंट, तो उसे हम लोग आई के नीचे ही लिख दिए। और जे का कोफिशिएंट बी वाई, तो जे के नीचे लिख दिए बी वाई। और ये तुम्हारा कितना है, के का कोफिशिएंट बी जेड है, तो के नीचे इसे लिख दिए बी जेड। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, एक डिटर्मिनांट, इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनांट बोलते हैं, जो कि इसका 3 कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इसके पास 3 रो है, ये फर्स्ट रो जिसमें आई जे के वेक्टर है, और ये सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर का तीनों कंपोनेंट है, और ये थर्ड रो में सेकंड वेक्टर का तीनों कंपोनेंट है। अब देखो इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग आई का कोफिशिएंट कितना होगा, क्योंकि जब ये रिजल्टेंट क्या हो गया, जब 2 वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो वो वेक्टर ही होगा, तो वेक्टर होगा, तो यहाँ पे आई जे के तीनों कंपोनेंट में है, तो उस वेक्टर का भी तीनों कंपोनेंट हो सकता है आई जे के। तो आई का कोफिशिएंट कितना है, ए क्रॉस बी का, जे का कोफिशिएंट कितना है, ए क्रॉस बी का, के का कितना है। तो ये डिटर्मिनेंट में क्या होता है, पहला जो होता है पॉजिटिव पोजीशन होता है, दूसरा नेगेटिव पोजीशन होता है, फिर पॉजिटिव, ये अल्टरनेट चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस। तो देखो आई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो आई जो है वो फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट रो हुआ, अब फर्स्ट कॉलम में है, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। आई जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इसको समझने के लिए तब ये देखो यहाँ पे आई का रो को छुपा दिए, फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को छुपा दिए, और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को छुपा दिए, ऐसे। अब तुमको दिख क्या रहा है, केवल 4 ही एलिमेंट्स देख रहा है, 1 2 3 4। अब ये जो 4 एलिमेंट्स है इसको क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट इसी 4 से मिलेगा, तो डायगोनल एलिमेंट को क्रॉस करते हैं, तो ए वाई और बी जेड इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए वाई इंटू बी जेड। उसी तरह से इस डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना है, ए जेड इंटू बी वाई, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया आई का कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, ये आई कैप। तो आई का कोफिशिएंट मिल गया। उसी तरह से अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे जे का कोफिशिएंट निकालना है। तो जे तुम्हारा कहाँ पे है, तो जे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फिर से फर्स्ट रो को छुपा दो, अब इस बार छुपाना है सेकंड कॉलम को। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4, तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करो ऐसे और ऐसे। और ये क्या बोले थे कि ये नेगेटिव पोजीशन पे है, तो नेगेटिव पोजीशन पे जो है तो इसलिए बाहर पहले एक माइनस दे दो। अब देखो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई किए, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड, उसी तरह से बी जेड इंटू बी एक्स, सॉरी ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स। और पहला डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट में से ये पहला डायगोनल हुआ, और ये दूसरा डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये किसका, ये आ गया जे का कोफिशिएंट। अब बचा कौन, अब बचा के वाला, तो वो तो पॉजिटिव पोजीशन पे है। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो ये के जो है ये भी फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम को छुपा दो। तो देखो तो 4 एलिमेंट दिख रहा है, ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, तो पहला डायगोनल पे ए एक्स और बी वाई, तो क्या लिखोगे, और दूसरा डायगोनल पे है ए वाई और बी एक्स, तो ए एक्स पहला डायगोनल पे है ए एक्स और बी वाई माइनस दूसरा डायगोनल पे है ए वाई बी एक्स,
और ये किसका, ये हुआ के का कोफिशिएंट, है ना। पहला रो को छुपाए, के चूंकि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम पे, तो इसको छुपा दिए, तो के तुम्हारा हाइड हो गया इधर से, ठीक है। अब तुम्हारा केवल ये 4 एलिमेंट बज रहा है, तो इसको पहला डायगोनल को मल्टीप्लाई किए ए एक्स बी वाई, और दूसरा डायगोनल पे ए वाई बी एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट मेरा एक्सपैंड हो गया, और दो वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, a force F vector equals 2i cap minus 5j cap प्लस के कैप, इतना n, मतलब न्यूटन, एक्ट्स एट अ पॉइंट P, एक्ट्स एट अ पॉइंट P whose coordinates are -2, 1, 2 मीटर। फाइंड द टॉर्क of the force about origin O, ठीक है। देखो ये हो गया ऑरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट कितना, 0, 0, 0। ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया P का जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये P, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2, 1 और 2, और इस पे फोर्स जो हो रहा है ऐसे एक्ट कर रहा है, F वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 5j कैप और प्लस के कैप न्यूटन। तो देखो ये क्या हो गया, P का जो पोजीशन हो गया ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, जिस पे फोर्स लग रहा है P पे, उसको हम लोग तुम्हारा क्या, ये ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन हुआ, जिसे कि R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। मतलब पॉइंट जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, किसके अबाउट टॉर्क निकालना, ऑरिजिन के अबाउट, तो हम लोग ऑरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ OP, है ना। यानी कि OP वेक्टर क्या हो गया, हियर OP वेक्टर, यानी कि ये R वेक्टर, R वेक्टर कितना हुआ, तो फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, -2 में से 0 जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, -2 में से 0 जाएगा, इतना i कैप, फिर प्लस इसका बाई कोऑर्डिनेट 0, इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना है
सॉरी इसका बाई कोऑर्डिनेट 1 है, इसका बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो 1 में से 0 जाएगा। ऑरिजिन का यानी कि जिसको आप टॉर्क निकालना है उसका पोजीशन हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जिस पे टॉर्क निकालना है, यानी कि पी पे निकालना है। ये हो गया जे कैप। उसी तरह से 2 माइनस 0 ये क्या हो गया, ये हो गया के कैप, यानी कि पोजीशन वेक्टर आ गया -2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस तुम्हारा कितना हो गया 2 के कैप। तो पोजीशन वेक्टर को एक तरह से रिजिड रॉड मानो, मान लो कि ये नी जो हो गया ये ऑरिजिन पे है और यहाँ पे जो हो गया ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया पी, ये एक रिजिड रॉड है। अब बताओ इस रिजिड रॉड का ये इसको फिक्स कर दे ओ पे और इस पे इधर फोर्स लगाए तो ये किधर घूमेगा, फोर्स लगाने पे ये घूमेगा ना। तो इसीलिए किसी रॉड पे जब फोर्स लगाते हैं अगर उसका एक एंड फिक्स हो तो वो उस जिसके बाद फिक्स है उसको अब घूमना चालू कर देगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का रोटेशन है ना, यानी कि फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है वो फोर्स क्या करता है, बॉडी को रोटेट करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ तुम्हारा क्या हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या हो गया, तो टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। और ये कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया गया टाउ वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ से। इसका मतलब ये क्या हो गया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, उसके जगह पे आर क्रॉस एफ है। ए क्रॉस बी में क्या होता है, यानी कि ये जो वेक्टर जो है आर क्रॉस एफ यानी जिसे टॉर्क बोल रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू आर और एफ दोनों के। इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी। देखो तो जब फोर्स इधर ऐसे लगाएंगे तो ये घूमेगा ना बाबू। किस सेंस में, अगर फोर्स इधर लगा रहे तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका डायरेक्शन अंदर होगा। अगर फोर्स ऐसे लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका डायरेक्शन बाहर होगा। देखो तो टॉर्क कितना हो गया, नाउ टॉर्क ऑफ फोर्स एफ, ठीक है ना, इज, तो इसे टाउ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये टाउ वेक्टर मेरा कितना है, आर क्रॉस एफ। तो पहला वेक्टर आर हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, एफ हो गया। तो बताओ पहले हम लोग रो में आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे। फर्स्ट वेक्टर आर है, आर का कोफिशिएंट देखो तो आई का कोफिशिएंट है -2, जे का कोफिशिएंट है 1 जे के नीचे, के का कोफिशिएंट 2 है वो के नीचे। अब एफ का देखो तो एफ का कोफिशिएंट तुम्हारा कितना, आई का कोफिशिएंट 2 है तो आई के नीचे 2, जे का कोफिशिएंट 5 है तो जे के नीचे -5 और के का कोफिशिएंट 1 है तो के नीचे 1। अब इसको एक्सपेंड करने की बारी है। तो क्या बोले थे कि इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, तो ये चार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 हो गया और 2 × -5 -10। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में से यानी 1 में से -10 को घटाएंगे ना, है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, 1 × 1 ऐसे है, यहां पे 1 × 1 और माइनस यहां पे कितना है 2 × -5 ऐसे ये है ना, 1 × 1 1 × 1 और 2 × -5 2 × -5। तो ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 आ जाएगा। अच्छा चलो पूरा एक एक स्टेप करके लिख देते हैं। कितना, 1 × 1 फिर माइनस कितना 2 × -5, ये हुआ आई कैप का कोफिशिएंट। जे कैप नेगेटिव पोजीशन पे तो पहले लगा दे माइनस, फिर उसके बाद यहां पे देखो तो कि कितना हो गया ये, तो इसको छुपाए और इसको छुपाए तो बचा 4, यानी ये और ये और ये और ये
-2 × 1, -2 × 1, फिर माइनस, ये -2 × 1 और 2 × 2, 2 × 2 ऐसा हो गया। ये हुआ जे कैप, फिर प्लस के। अब इसको छुपाओ, इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, तो कितना हो गया? -2 -5, ये हो जाएगा 10, है ना। -2 × -5 माइनस कितना लिखोगे? 1 × 2, 1 × 2, ये हुआ के कैप। ठीक है। यानी कि टॉर्क कितना आ गया? 2 + 10, सॉरी 1 × 1, 1 + 10 11, 11 आई कैप, -2 -4 -6, अब बाहर भी एक माइनस है तो +6, +6 जे कैप, ये दोनों का क्रॉस, माइनस माइनस प्लस हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, +8 के कैप, और इसका यूनिट न्यूटन मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन और पोजीशन के लिए मीटर, तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, आंसर तुम्हारा क्या हो गया? टॉर्क इतना ही पे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा क्या मैग्नीट्यूड अगर बोले कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मेरा कितना हो गया? तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो गया, ये वेक्टर फॉर्म में देखो, आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर केवल बोले टॉर्क बताओ, बस यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बोले, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज टाउ, तो आई का कोफिशिएंट 11 का स्क्वायर, बाई का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर, और इसका 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 और प्लस कितना? 1 to 1। ठीक है, यानी कि 121, तो ये 221 √221 इतना न्यूटन मीटर ये। ठीक है, बोलता कि टॉर्क बताओ, तो इस फॉर्म में आंसर छोड़ देते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बताओ तो ये इतना निकाल के बताएंगे। अगर कोई बोल दे कि इसका डायरेक्शन बताओ टॉर्क का, ठीक है, तो जब डायरेक्शन बताने के लिए बोलेगा तब मुझे इसे कोसाइन के फॉर्म में बताना होगा, या उसका तुम्हारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर, यानी कि टाउ कैप। तो टाउ कैप यानी कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो टाउ डिवाइडेड बाई तुम्हारा टॉर्क डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, तो ये तुम्हारा क्या होता है? उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन आ जाएगा। डायरेक्शन जो हो जाएगा टॉर्क वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो कितना हो गया? 11 आई कैप 6 जे कैप प्लस 8 के कैप डिवाइडेड बाई 221, ये क्या हो गया? ये डायरेक्शन हो गया।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर वेक्टर क्या होगा अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट करो। Question number 2. If a rigid body is rotating about an axis passing through the point टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप and parallel to I cap minus 2j cap plus 2k cap with an angular velocity velocity 3 रेडियन पर सेकंड। Then find the velocity of the point of the rigid body, point of the rigid body whose position, और उस पॉइंट का पोजीशन है, वेक्टर दिया हुआ पोजीशन वेक्टर इज टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4
के कैप। ठीक है, देखो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका वेलोसिटी जो हम लोग देते हैं रोटेटिंग बॉडी का, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस विथ आर। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग सर्कुलर मोशन में समझेंगे, ठीक है ना। बॉडी तुम्हारा जो एंगल जिस रेट से तुम्हारा क्या होता है डिस्क्राइब करता है, ऐसे हम लोग क्या जिस रेट से पोजीशन बदलता है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको वेलोसिटी बोला जाता है। उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस रेट से एंगल बदलता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। बस यही अंतर होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग, एक रिजिड बॉडी है, मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रहा है इस लाइन के अबाउट, ठीक है। इस बॉडी से मान लेते हैं कि कोई लाइन पास कर रहा है, यही हो गया एक्सिस। इसी एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, ये बॉडी घूम रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये पेन एक्सिस है, पेन जैसे क्या हो गया, इस बुक का एक्सिस है, या मान लो कि पेन तुम्हारा क्या हो गया, इससे पास कर रहा है, इसका एक्सिस है, तो ये बॉडी तुम्हारा क्या हो रहा है, इस एक्सिस का ऐसे घूम रहा है, कहने मतलब ये बॉडी तुम्हारा घूम रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है इफ अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये एक्सिस किसी पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का तुम्हारा क्या दे रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं एक्सिस पे, और ये से हम लोग ओ लिखे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, है ना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये पॉइंट को ए कर देते हैं। एक्सिस पे कोई पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना इस पॉइंट का 2 -1 -1, या तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखो इसे, कोऑर्डिनेट के भी फॉर्म में 2 -1 -1, या तो 2 -1 -1 लिखो, या नहीं तो 2 कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, दोनों एक ही चीज है। वेक्टर को कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलता है एंड पैरेलल टू, ये लाइन एक पैरेलल है, किसके पैरेलल, यानी कि इसका इधर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन मुझे यहां से इस लाइन का मिल जाएगा एन कैप। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो बताओ तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। देखो द डायरेक्शन ऑफ लाइन एज, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दिखाता है, इसे एन कैप से रिप्रेजेंट करें, तो ये एन कैप कहां से मिलेगा, ये बोला इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यानी इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, उसके पैरेलल ये एक्सिस है, तो इसका मतलब इसका भी यूनिट वेक्टर आ गया, दोनों पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो देखो इस लाइन का यूनिट वेक्टर कितना लिखोगे, तो इसको लिखोगे आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर डिवाइडेड विद दियर मैग्नीट्यूड। इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 का कोफिशिएंट -2 का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या, यानी कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, तीनों को सम कर दे अंडर रूट, तो ये कितना दे रहा है 4 + 4 8, 8 + 1 9, यानी कि 3। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये वेक्टर में उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, 3 से डिवाइड कर दिया, डायरेक्शन मिल गया। तो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है, एंगुलर वेलोसिटी उसी के अबाउट होता है, तो इस डायरेक्शन में इसका एंगुलर वेलोसिटी जो बॉडी का होगा इसके अबाउट, यानी कि जो ऐसे घूम रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा वेक्टर। और इसका क्या होता है,
मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना है ओमेगा, 3 रेडियन, और डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन एन कैप देगा, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा बॉडी का, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो ओमेगा वेक्टर जो होगा एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकाल चुके हैं, एक्सिस जो है एक्सिस के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, और एक्सिस का डायरेक्शन हम लोग ये निकाल चुके हैं जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। तो मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 3 ये, और डायरेक्शन कितना गिवन है, तो डायरेक्शन इसका है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी हो गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, इतना रेडियन पर सेकंड, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो ओमेगा मिल गया मुझे। अब क्या बोल रहा है कि किसका वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी व्हिच पोजीशन वेक्टर। इस रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट है यहां कहीं पर P, इस P का वेलोसिटी निकालना है। तो ये तो एक्सिस के आउट P घूम रहा है ना सर्कुलर पाथ पे ऐसे, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी क्या हो रहा है, एक्सिस के आउट घूम रहा है, तो पॉइंट P भी तुम्हारा क्या होगा, इस एक्सिस के आउट घूम रहा होगा। तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका जो पाथ होगा एक सर्कुलर पाथ होगा, ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ये पॉइंट इस तरह से सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा इसके अबाउट। तो इसका वेलोसिटी बताना है, जब इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है P का, कितना है पोजीशन वेक्टर, देखो इसका पोजीशन दिया हुआ है P का 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये पोजीशन है। यानी कि इस वेक्टर को A को P से मिला दो, A को P से मिला दिए, तो यही जो मेरा वेक्टर हो गया ये वेक्टर R हो जाएगा। यानी वेक्टर R कितना हो गया, AP वेक्टर। और AP वेक्टर कैसे निकालोगे, यानी कि A के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन R वेक्टर निकालना है। तो इसके हेड पे कौन है P और टेल पे कौन है A, तो हम लोग हेड के पॉइंट में से टेल के पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो इस 2 को सब्ट्रैक्ट करो, ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो 2 माइनस 2 चलो इधर लिख देते हैं, एंड पोजीशन वेक्टर क्या है जिस पॉइंट का मुझे निकालना है, तो ये है AP वेक्टर। यानी कि P का x कोऑर्डिनेट 2 है तो A का भी x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 माइनस 2 आई कैप, फिर प्लस P का बाई कोऑर्डिनेट 3 है और इसका बाई कोऑर्डिनेट मेरा कितना -1 है, तो अगला हो गया 3 माइनस -1, ये क्या हो गया J कैप। फिर अगला P का -4 है, -4 में से -1 जाएगा, -1, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 2 0, ये आई कैप वाला टर्म तो खत्म हो गया, 3 प्लस 1 4 J कैप, और ये कितना हो गया, ये वाला मेरा K कैप का टर्म है, 4 में से -1 गया तो -3 K कैप, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। तो मुझे बताना क्या है, वेलोसिटी वेक्टर ना, तो ये याद रखना है। अभी इस फार्मूला को याद रखना है, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है। ये फार्मूला हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। ये फार्मूला हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे जाके, सर्कुलर मोशन में। अभी केवल इसे याद कर लेना है कि कोई बॉडी अगर तुम्हारा किसी एक्सिस का आउट घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या लिखता है, ओमेगा क्रॉस R,
ठीक है। तो अभी इस प्रॉब्लम को केवल क्या करना है, केवल तुमको बस ये समझने के लिए v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं समझना, बस इसको केवल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते बस उसका तरीका सीखना है। तो इसलिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा पॉइंट P का, तो वेलोसिटी जो हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। तो पहला रो में I, फिर J और फिर K, और दूसरा रो तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा रो में पहला वेक्टर का कितना है देखो तो, I का कोफिशिएंट 1 है, J का कोफिशिएंट -2 और K का कोफिशिएंट 2 है। तो 1 -2 और 2 लिख दिए। उसी तरह से R का कोफिशिएंट क्या है, I का कोफिशिएंट इसमें है नहीं, I का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 हो गया, तो I का कोफिशिएंट 0, J का कोफिशिएंट 4, K का कोफिशिएंट -3। अब इसको एक्सपैंड कर दो जैसे बताए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना -2 इंटू -3, ठीक है, -4 2 इंटू 4, ये हुआ I कैप, ये डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये I का। उसी तरह से J वाला कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, ये J इसको छुपाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया, और ये नेगेटिव पोजीशन पे J वाला, तो इसलिए माइनस पहले लगा दिए, तो ये हुआ 1 -3 इससे इससे, और ये 2 -0 देखो 2 इंटू 0 -2 इंटू 0, ये हो गया J का कोफिशिएंट। उसी तरह से K का कोफिशिएंट, इसको इसको क्रॉस, इसको इसको क्रॉस, तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, फिर -2 इंटू 0 -2 इंटू 0, ये क्या K कैप। तो वेलोसिटी कितना हो गया, तो इस पॉइंट का, जिस पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है, माइनस माइनस प्लस 6 -8 -2 I कैप, -3, और ये फिर क्या है, बाहर माइनस है तो प्लस 3 J कैप, और ये 4, और ये तो 0 हो गया, तो +4 K कैप, इतना मीटर पर सेकंड। इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड हो गया √2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी कि √29 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन पूछे वेलोसिटी का, V कैप, V/V -2 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप अपॉन कितना, √29। आंसर मेरा यहीं पे कंप्लीट हो गया। वेलोसिटी पूछा तो यहीं पे छोड़ देंगे। हाँ, स्पीड पूछेगा यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का निकालना, तो √29। अब बोलेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन अगर पूछेगा तब हम लोग V कैप निकालेंगे, यानी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का। तो आज के लिए इतना ही। देखो, केवल तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लड़ाना है, तुम्हें बस 2 फार्मूला याद कर लेना है। एक टॉर्क है ना, फर्स्ट फार्मूला क्या याद रखना है, टॉर्क। टॉर्क कितना होता है,
यानी कि टाउ वेक्टर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F। बस इतना याद रखना है। इसका डिटेल्स में कहां पे पढ़ेंगे? रोटेशनल डायनेमिक्स में। जब रोटेशनल डायनेमिक्स में जाएंगे तब टॉर्क के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। दूसरा याद रखना है कि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्रॉस R होता है ना। और ये सर्कुलर मोशन में देखेंगे। और ये सर्कुलर मोशन कौन सा टॉपिक में आएगा? काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। तो बस ये दोनों अभी याद रखना, ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना। जब सर्कुलर मोशन में जाएंगे तो डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब रोटेशनल डायनेमिक्स जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल्स। अभी केवल बस फॉर्मूला इन दोनों याद रखना है कि प्रॉब्लम जब पूछ दे कि हाँ वेलोसिटी बताओ, पोजीशन वेक्टर गिवन एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट, केवल हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखना है। उसी तरह से पोजीशन दिया हुआ, टॉर्क दिया, फोर्स दिया हुआ, तो बोले टॉर्क निकालो, तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि केवल करना है। बस अभी इतना ही से मतलब है। बाकी टॉर्क क्या होता है या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये सब हम लोग कहाँ पे जाके, जिसका जहाँ पे टॉपिक है सर्कुलर मोशन आएगा काइनेमेटिक्स में, वहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। हाँ, और पिछले लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना। तो थोड़ा उसे वीडियो लेक्चर को क्या करो कि उस प्रॉब्लम को अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे वीडियो लेक्चर को 3 बार 4 बार देखने की ज़रूरत हो तो 3-4 बार वीडियो लेक्चर को देखो, है ना। नोट्स तो बना चुके होगे, नोट्स को रिवाइज करना, उस वीडियो लेक्चर को वहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया पिछले वाले डॉट प्रोडक्ट में, तो उसे 3-4 बार वहाँ पर देखो, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है या आए, ठीक है ना, मैंने ये सोचा है कि जूम पे, ठीक है ना, एक दिन फिर से क्लास लूँगा या गूगल मीट पे, जूम पे या गूगल मीट पे, है ना, डायरेक्ट लाइव क्लास। और उसमें क्या करेंगे कि डाउट क्लास में, उस जो लाइव डाउट क्लास होगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है इसके पहले वाला टॉपिक का, ठीक है ना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो उसको तुम्हें लाइव डाउट क्लास में ही, है ना, ऑन पेपर सॉल्व करेंगे। जहाँ पे तुमको प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेना, ठीक है। आज के लेक्चर्स के लिए उतना ही। फिर एक वीडियो लेक्चर और आएगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, कुछ मैथमेटिकल टूल्स और देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे, ये सब। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।